नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और एक फिल्म आने वाली है 21 नवंबर को जिसका नाम है 120 बहादुर। ये फिल्म खास इसलिए है क्योंकि 18 नवंबर 1962 की एक कहानी आपके सामने होगी। उस कहानी पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ फरहान अख्तर हैं, बहुत स्वागत है आपका, जो कि निर्माता भी हैं और साथ ही अभिनेता भी हैं। मेरे साथ रेजी गई साहब है जो कि इसके डायरेक्टर हैं, और मेरे साथ और तमाम जो लोग हैं उनसे भी आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ आशुतोष हैं, अंकित हैं, दिग्विजय हैं, विवान हैं, अजिंक्य हैं, इसके अलावा एजाज साहब हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल फरहान आपसे जी। आमतौर पर यह सवाल सबसे आखिरी में पूछा जाता, लेकिन पहले आपसे पूछ रहा हूं, फिल्म लोगों को क्यों देखनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको ये फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया? हालांकि वो लेकर के आपके पास स्क्रिप्ट आए थे, मगर आपने इसको करने के लिए क्यों हामी भरी, ये सवाल है। यार मैं एक बात कहूँ आपसे, आपको बतानी चाहिए दर्शकों को कि उन्हें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। आप कहानी जानते हैं, आप जानते हैं कि बैटल ऑफ रेजांगला में क्या हुआ था, बिल्कुल। आप जानते हैं कि शैतान सिंह जी ने क्या किया था वहां पर। आप जानते हैं कि जो चाली कंपनी थी उन सब ने मिलकर किस तरह से 3000 चीनी फौजियों को रोका था उस रात को। तो ये वजह आप अगर ऑडियंस को बताएं कि ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो शायद बेहतर होगा। मुझे तो बस खुशी है इस बात की, और मैं बहुत ये शुक्रिया मानता हूँ रेजी साहब का कि वो मेरे पास आए ये कहानी लेकर, और उन्होंने मुझसे कहा कि पिछले 5-10 साल से वो कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म को बनाने के लिए। और हमारी बात हुई थी, ये एड फिल्म्स डायरेक्ट करते हैं, हमने साथ कुछ शायद 5-6 एड फिल्म किए एक साथ। और जब भी मैं मिलता था उनसे तो वो शैतान सिंह जी के बारे में मुझे बताते थे और कहते थे कि मैं कहानी लिख रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि जब लिख लो तो लेट्स मीट एंड लेट्स हैव अ चैट। तो बहुत खुशी हुई कि वो कहानी मेरे पास है। आपके फादर आर्मी में थे, मुझे मेरी जो रिसर्च में पता चला। तो क्या उनसे आपने कहानी सुनी थी या किसी और से आपने सुनी थी? सबसे पहले मैंने उससे कहानी सुनी थी, फादर से। छोटा सा बच्चा था। हाँ। और ये कहानी वैसी कहानी है जहाँ पर ये लड़ाई में हम हार चुके थे चाइना से, बट ये जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ रेजांगला, उसमें हम जीत गए। तो हमें हमारे में डर रहता था बच्चों में, फिर से अगर इंडिया चाइना लड़ाई होगी तो हमारे फादर्स का क्या होगा। तो मैं ये फिल्म इसलिए बनाना चाहता हूँ कि हमारे बॉर्डर्स पे ऐसे लोग खड़े हैं जिन्होंने ये लड़ाई में लड़े थे। तो इस पिक्चर के बनाने के बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमारी नामी हमारे देश के लिए काफी कुछ करती है। फरहान साहब, मिल्खा सिंह के बाद आपकी दूसरी ऐसी देशभक्ति से फिल्म जुड़ी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं आइडिया इसलिए आया क्योंकि ये देशभक्ति का आइडिया है, या फिर ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है इसलिए इस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मतलब इसके पहले हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की, ग्राउंड जीरो, वो भी रिलीज हुई थी। वो भी एक पेट्रियोटिक थीम पर थी। कहानी अच्छी होनी चाहिए और किस नियत अच्छी होनी चाहिए कि आप फिल्म क्यों बना रहे हैं। मैं दिल चाहता है से लेकर आज तक, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें अग्री करेंगे, हामी भरेंगे कि मैंने कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं की है जिस लगता है कि आज ऐसा ट्रेंड चल रहा है तो मुझे भी ऐसी फिल्म कर लेनी चाहिए। मैंने हमेशा जहाँ तक कोशिश की, अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश की। तो ये कहानी मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, जो डायरेक्टर, जैसे उन्होंने अभी आपसे कहा कि ये किस नियत से ये फिल्म बना, उनके वो जानते हैं कि मुझे इस फिल्म के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे इन्हें जब वो बच्चे थे उन्हें अंदाजा हुआ कि मतलब जब तक हमारे सरहद पर इस तरह के ऑफिसर हैं, इस तरह के सिपाही हैं, हमें मतलब निश्चित हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो इस वजह से बन रही है फिल्म। तो वो जो एक एनर्जी थी इनकी, वो हम सब में उन्होंने मतलब एक पहुंचाई हमारे जरिए आप पर्दे पर अब ऑडियंस को दिखाने के लिए। तो कुछ कहीं तो है नहीं सर, बस कहानी अच्छी। टीजर की एक लाइन है कि मेरे पिताजी ने कहा था, ये वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं बलिदान भी मांगती है। आज वो वक्त आ गया, मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने आखिरी खून तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना मंजूर नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जब आप शैतान सिंह को जी रहे थे पर्दे पर, तो ऐसी कौन सी बात थी शैतान सिंह के अंदर जो आपको लगा कि यार इसको तो जीना ही चाहिए? क्योंकि ये जो देशभक्ति होती है पर्दे पर बिल्कुल बदल जाता है भाव लोगों को देखने का। सर, जो मुझे सबसे ज्यादा उनकी एक किताब है, जय समोटा साहब है जिन्होंने ऊपर एक किताब लिखी, तो जो उनकी किताब है, फिर उनकी फैमिली को मिलने के बाद जो मुझे पता चला उनके बारे में, क्योंकि बहुत वीडियोस तो है नहीं, मुझे तस्वीरें हैं ज्यादातर, लेकिन जो मुझे उनके बारे में अंदाजा हुआ पढ़ने के बाद और उनके फैमिली को मिलने के बाद, कि वो आर्मी में थे और मतलब एक फॉरवर्ड एरिया में थे, लेकिन उनमें बहुत ठहराव था। वो मतलब जो भी करते थे बहुत ही सोच समझ के, बिल्कुल एक ऐसा नहीं कि मतलब जोश में आके उतारने होकर कुछ कर लिया उन्होंने। वो बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन लेते थे। एक बहुत ही रिलैक्स पर्सनैलिटी थी उनकी, जो उनका इफेक्ट होता था उनके जो जवानों पर,
जो यूनिट्स वो कमांड करते थे, एक बहुत ही रीएश्योरेंस का कि मतलब जो भी हम करने वाले हैं वो हम बिल्कुल एक सहज के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब जोश में आके कि मतलब जो भी हो जाए देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता था कि मतलब लोगों को इंस्पायर भी करना है, लेकिन जिस तरीके से वो इंस्पायर करते थे हमेशा मुस्कुराहट के साथ वो बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई, तो जहाँ तक हो सका मैंने वो इस परफॉर्मेंस में लाने की कोशिश की। मैंने मिल्खा सिंह आपकी फिल्म देखी थी और एक बार नहीं 2 बार मैंने देखी है, और इस फिल्म में मैंने जो टीजर देखा अब तक उसमें ये लगा कि बहुत डिफरेंट है दोनों में, और दोनों जोश से भरने वाली हैं, दोनों ही एक एम को पाने की कोशिश करती हैं। तो आप अपने अंदर क्या बदलाव पाते हैं जब ऐसी फिल्में करते हैं? तो ये मैं सच कहूँगा कि ये इंसान सोचता नहीं है चीज़ों के बारे में कि अगर बदलाव हुआ भी है तो किस तरह का हुआ है। मैं बिल्कुल एक सच बात कह सकता हूँ आपसे, वो ये कि जो मेरी जिंदगी थी, जो मेरा एक नजरिया था जिंदगी की ओर, मिल्खा के पहले और मिल्खा के बाद, वो डेफिनेटली चेंज हुआ। क्योंकि वो ये नहीं था कि शूटिंग में हमने ऐसे की थी, इतनी मेहनत करनी पड़ी थी। उस इंसान को समझने के बाद आप अपने बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। तो उसी तरह से इस फिल्म के साथ भी कुछ हो रहा है, मतलब वो क्या है, वो किस तरह से मतलब आगे जब मैं जिंदगी में पढ़ूंगा किस तरह से वो समझने को या दिखाने को मिलेगा वो देखेंगे, लेकिन मगर डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहा है। रिजी साहब, जब आप लिख रहे थे तो किस किस से आपने मुलाकात की थी? जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मेरे दोस्त में है, मैं रामचंद्र सिंह से मिला था यहाँ से, जो अभी सूबेदार रामचंद्र यादव जी, ऑनरी कैप्टन है हरियाणा में। जी, हरियाणा में रेवाड़ी गया था मैं जी रिसर्च के लिए। काफ़ी आर्मी ऑफिसर से मिला था मैं, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो 2 साल तो सिर्फ रिसर्च की हमने। उसके बाद फिर हमने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया और आज आपके सामने बैठे हैं। एजाज साहब, आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी को कोई बैकग्राउंड नहीं, जो मुझे जो रिसर्च में मिला, तो इन्होंने फिर आपको क्यों चुना? ये सवाल आपसे पूछूं या उनसे पूछूं? आप ही बताओ सर, क्योंकि बाकी लोगों का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड था, जैसे आपका था, बाकी लोगों का भी कुछ ना कुछ था। मैं जब देख रहा था, इन्होंने ये कहा भाई मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी उसको पर्दे पे इन्होंने जिया। इन्होंने मेरा आई थिंक जो मैंने इनका स्क्रीन टेस्ट देखा। अच्छा, ओके। फेक दाढ़ी थी, फेक टर्बन थी, बट काफी ओरिजिनल लग रहे थे। ओके, वो मेरे दिल में रह गया और काफी उन्होंने सोचा होगा कि मतलब यार ये नकली दाढ़ी मूछ के बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जब खुद अपनी दाढ़ी और मूछ उड़ा यार क्या हो गया। और एक साथ दाढ़ी हमने काटने दी नहीं इनको। ओके। ऐसा कुछ सोचो। विवान, आपका जन्मदिन है जी, हम आप रोल के बारे में बताइए सर थोड़ा सा दर्शकों को, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से किसका क्या रोल है। इनका कमांडिंग ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ, और एक्चुअली जब आप टीज़र भी देखेंगे उसमें जो सूबेदार होते हैं तो वो जब आके बताते हैं कि इस जंग में क्या हुआ, तो उसकी तफ्तीश कर रहा हूँ मैं। तो वो प्रोग्रेसिवली आप देखते जाएंगे कैरेक्टर में। और यार ऐसा आर्मी बैकग्राउंड मेरा है नहीं, लेकिन जब हम ऐसा कोई भी रोल प्ले करते हैं ना, तो हमें अंदर से एहसास हो जाता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्ले करना। तो आई थिंक वो इनकलकेट की बहुत अच्छी तरह, और जो भी आप देखेंगे आप बहुत खुश हो जाएंगे देख के। मैं चाहता हूँ, मैं खुश हूँ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ऐसी फिल्में मुझे, ये जो लड़ाई है आज भी इंडियन आर्मी में सिखाई जाती है, आज भी सिखाई जाती है, और वो भारतीय इतिहास की एक ऐसी लड़ाई है जिसको मुझे लगता है कि हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। तो आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। बिल्कुल। विमान, आपका जन्मदिन आज, बहुत बधाई आपको। आप मुझे एक चीज बताइए कि मैं आपको कहीं बोलते हुए देख रहा था तो आपकी आवाज बहुत दमदार लगी मुझे, तो आपकी आवाज का इन लोगों ने कहीं इस्तेमाल किया? हाँ, मतलब मेरे डायलॉग्स में बट नहीं, मेरे को वॉइस ओवर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। स्पर्श हैज ऑल द लवली वॉइस ओवर्स, बट थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर विशेस आल्सो, बट दे हैवंट यूज्ड इट। कैसा रहा, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें लद्दाख में शूट करना? मेरी जिंदगी का बहुत ही मुश्किल एक पड़ाव है ये, मतलब इट वाज नॉट इजी। हम आपको लगता होगा कि मतलब इतने ऐसे कंडीशंस में, ऑफ कोर्स हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं और वो जो कंडीशंस फेस कर रहे थे वो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमें भी काफ़ी टफ कंडीशंस के अंदर शूट करना पड़ा। और मैंने जो फोटोज़ हमारे अवेलेबल थे, जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो रिसर्च करके थोड़ा सा उनकी फिजिकलिटी मैच करने के लिए और जो कैरेक्टर की फिजिकलिटी मैच करने के लिए मैंने थोड़ा सा वज़न भी बढ़ाया था, अबाउट 13-14 किलोज़।
तो वो बिकॉज वो आदमी भी वैसा था, तो वो सब करना पड़ा एट एन एल्टीट्यूड ऑफ whatever 9, 10, 15,000 feet or whatever we were at. मतलब हम तो भूल गए थे कि हम कहाँ हैं. At one point हम इतने जुड़ गए थे इसके साथ. It is one of the, as in you know, I think Farhan had said this once हमारे सेट पे कि ये जगह आपको इतना छोटा बना देती है, आपको इतना छोटा फील कराती है कि हम कितने कम मायने रखते हैं, इन दिस एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स. एंड दैट प्लेस इज लाइक दैट. इट्स डिफिकल्ट. मतलब इनको कितनी तकलीफ हुई शूटिंग में. मतलब हम तो एक्टर्स हैं, जो हमारी यूनिट थी उनको क्या क्या बेयर करना पड़ा. हमारे डीओपी भी बीमार पड़ गए थे, मतलब उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई थी. इट वाज टफ, इट वाज नॉट इजी. कुल मिला के वहाँ इतना आसान नहीं है. नहीं बिल्कुल नहीं है. मतलब मैं आपको एक प्रूफ दे सकता हूँ कि मेरा एक दांत टूट गया वहाँ पर. मतलब अंदर ही क्रैक होकर निकल गया. माय फेस हैज फॉलन अप. तो ये देखिए अभी तक नहीं है. इसके जिम्मेदार एक प्रूफ है. इसके जिम्मेदार फरहान साहब है, रेजी साहब है. नहीं, वो रेजी को बिल मैंने दे दिया है, वो चेक्स इन द मेल. मैं दिग्विजय जी आपके पास आऊंगा. उससे पहले फरहान साहब, आपकी फिल्म रिलीज से पहले एक विवाद है, और विवाद दिल्ली गुड़गांव से शुरू हुआ है, और एक समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि इसका नाम 120 अहिर किया जाए. इसको लेकर के आपका क्या टेक है? यार मैं बहुत बदकिस्मती की बात मानता हूँ उससे. ये जो हो रहा है मतलब अच्छी बात नहीं है, मगर उम्मीद ये है और यकीन यही है कि जब ये फिल्म ये लोग देखेंगे 21 नवंबर को जब रिलीज होगी ये फिल्म, तो जो भी शिकायतें इनकी सब मतलब वो समझ जाएंगे कि हमारी जो नीयत थी इस फिल्म बनाने को यही थी कि मतलब हम सबको दिखाएं, जो सारे जो सिपाही थे, सारे जो जवान थे, जो लड़े थे, सभी हीरो हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान ने वो है जिसने सब कुछ किया था. तो वो उन्हें समझ में आ जाएगा जब वो फिल्म देखेंगे. और टाइटल जो है इस फिल्म का, जो 120 बहादुर है, बहादुर का मतलब होता है ब्रेव, करेजियस, और ये लोग हिंदुस्तानी हैं. तो मेरे ख्याल से 120 ब्रेव इंडियंस इज बिगर देन एनीथिंग एल्स, देन एनीबॉडी एल्स कैन हैव. नहीं, फिल्म जो आपने बनाया इस पे नियत पे तो कोई सवाल ही नहीं है. वो तो आपके साथ लोग हैं. उनका ये कहना है कि साहब 120 में से 114 उसमें से जो थे उनको महत्व देना चाहिए था, वो उनका अपमान है. नहीं, मगर उन्होंने फिल्म देखी नहीं है सर, तो मतलब किसको महत्व दिया है, किसे नहीं दिया, वो और किसको पता ही पता चला फिल्म. तो आप ये कह रहे हैं कि पहले फिल्म देखें वो. हाँ जरूर, मतलब ठीक है, मैं ये बात मुझे लगता है कि वहां पहुंच जाएगी. एक बात और है फरहान की, पिछले साल की अगर हम बात करें तो पुष्पा जो है वो सुपरहिट रही. इस साल कांतारा सुपरहिट रही. आप इस फिल्म से कितनी उम्मीद कर रहे हैं? और इसके साथ और जोड़ देता हूं कि बॉलीवुड में फिल्में नहीं चल रही हैं. आप 4 बार देखोगे इस फिल्म, आपने 2 बार देखी. नहीं, मैं तो सर मैं देशभक्ति की फिल्में 5 बार भी देखने के लिए तैयार हूं. मुझे कोई दिक्कत नहीं. नहीं यार, इसके बारे में मतलब पुष्पा का की एग्जांपल लेना है, कांतारा की एग्जांपल लेना, ये अच्छी बातें नहीं होती. अगर फिल्में चलती हैं तो एवरीबडी बेनिफिट्स. वो हिंदी फिल्म हो, साउथ इंडियन फिल्म हो, मेरे ख्याल से ऐसा कोई डिवीजन है नहीं कि मतलब. और हिंदी फिल्में भी चली, ऐसा नहीं कि स्त्री 2 एक रिलीज, छावा रिलीज हुई जो बहुत चली, स्त्री 2 जो रिलीज हुई थी काफी चली. तो ऐसे मतलब सक्सेसफुल फिल्में हिंदी में भी बनी है. लेकिन अगर हम ही एक शुरू कर दें कि ये साउथ की फिल्म है, ये नॉर्थ की फिल्म है, ये हिंदी फिल्म है, ये रीजनल फिल्म है, मतलब हम ही क्यों मतलब तोड़ रहे हैं सब चीज़ों को, हम ये बंटवारा क्यों कर रहे हैं? फिल्में चलनी चाहिए. जब फिल्में चलती है तो लोग, इसका मतलब है कि लोग थिएटर में जा रहे हैं, और अगर लोग थिएटर में जा रहे हैं तो फिर जब फिल्म रिलीज होगी आपको भी अंदाजा होगा कि अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो ऐसी ऑडियंस मौजूद है जो आपकी भी फिल्म को हिट बना सकती है. तो जिम्मेदारी जो आप पे वो है ये है कि आप एक अच्छी फिल्म बनाएं. तो एक ये ऑडियंस को मतलब वो जो एक एक्साइट करे कि मुझे थिएटर में जाके ये फिल्म देखनी है. जो आज चैलेंज है वो ये नहीं है कि मतलब किस जबान में फिल्म बन रही है. चैलेंज ये है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, एक्टर के लिए, कि यार इस फिल्म में ऐसी क्या चीज़ मैं बताऊँ या दिखाऊं जिससे एक ऑडियंस मेंबर कहे कि यार मैं घर पे बैठकर ये फिल्म ना देखूं, मैं उठकर वीकेंड पे जाऊं और थिएटर में देखूं. ये चैलेंज. तो मेरे ख्याल से ये फिल्म जो है ये एक बड़े पर्दे की एक्सपीरियंस वाली फिल्म है, और उम्मीद यही करूंगा आप 5 बार तो आप जाएंगे. नहीं, उन्होंने कहा कि 4 बार कम से कम देखेंगे. वो एक बार देखने के बाद नहीं होंगे, लेकिन मैं एक फिल्म देखूंगा जरूर. चलिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत दिल से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है. इस फिल्म को देखूंगा. टीजर मुझे इसका अच्छा लगा. मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ आप सबसे. तो टीजर मुझे अच्छा लगा, और मैंने जो टीजर के 2 डायलॉग थे मैं बाकायदा मैं उसको प्रिंट करके लिख करके लाया हूँ, और आगे उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा. मगर एक बात तो, ये बात तो खैर जावेद साहब ने भी कही थी कि बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में अंतर है, तो खैर मैं उस पर बाद में. लेकिन जब ये फिल्म आप कर रहे थे तो आपने जावेद साहब से कोई स्क्रिप्ट को लेकर कोई डिस्कशन किया था, या आमतौर पर आप करते हैं उनसे, पूछते हैं कि क्या हो सकता है बेहतर इसमें? नहीं, वो गाने सुनते हैं, गाने उन्होंने लिखे. तो मतलब जब आप गाने लिख रहे हैं तो जाहिर बात है पहले आप गाने सुनेंगे ताकि आपको अंदाजा हुए, समझ में आए कि
मैं किस सिचुएशन पर या किस कैरेक्टर्स के लिए ये लिख रहा हूँ। तो वो है राइटर, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस राइटर है, और उनका जो स्क्रीन प्ले का नॉलेज है, कैरेक्टराइजेशन का, डायलॉग का एक नॉलेज है, वो मतलब सभी जानते हैं, बताने की बात है नहीं। तो थोड़ा बहुत मतलब उन्हें एक सजेशन उन्होंने दिए हैं, मगर सजेशन तो मतलब हर इंसान से आते हैं, मतलब यहाँ पर जो मगर उनसे बड़ा राइटर कौन है जो इतना अच्छा लिखता है? तो वो अगर वो सजेशन देंगे तो मुझे लगता है बेहतर देंगे। इसलिए मैंने पूछा ताकि दर्शक ये समझ पाए कि जब आप लिखते, आप जब कोई फिल्म करते हैं तो उनसे एक बार चर्चा करते हैं ताकि उसको और बेहतर कर सकें। हाँ जी, जरूर बात चर्चा होती है उनसे, और उनका जो फीडबैक है हमेशा हम देते हैं हर कहानी। दिग्विजय जी, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो पता ये चला कि आप 2 बार एयरफोर्स में जाने से पहले रिजेक्ट हुए। अब आप आ रहे हैं फरहान और रिजी साहब के साथ, तो मतलब जो आपके अंदर वो गुबार भरा था एयरफोर्स में नहीं जाने का, वो यहाँ कैसे निकला? बहुत ही सर सुंदर एक्सपीरियंस था ये फिल्म। तो मेरे पापा थे, मैंने बताया था पहले भी कि मेरे पापा ने एयरफोर्स में सर्व किया है। मैं भी जाना चाहता था बट वो हुआ नहीं था, और मैं अभी तक थिएटर करता था। तो ये थिएटर के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है एक तरीके से, जहाँ हमने बिल्कुल स्क्रैच से काम करना शुरू किया। ये वो प्रोसेस नहीं था कि हम एक दिन ऑडिशन हुआ और एक दिन सेट पे जाके हमने काम कर लिया। हमने इम्प्रोवाइजेशंस की, हम प्रैक्टिस करते थे, हम सब लोग साथ में फिज़िकल प्रैक्टिस, डायलॉग्स लिखते थे और बहुत सारा टाइम स्पेंड किया साथ में। तो वो एक्टिंग वाला काम बचा ही नहीं था एक तरीके से कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो फौजी ही बन गए थे सब। तो वो सच में एक लाइफ जी लिया एक सोल्जर की। और ये हमेशा हाई एल्टीट्यूड में भी होना चाहिए। वहाँ भी हम ले गए उन्हें, तो मतलब सारे अरमान पूरे हो गए। आशुतोष जी, सबसे ज्यादा नोकझोंक आपकी किससे हुई? क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ चीजें मिली, उसमें से मुझे लगा ये सवाल आपसे पूछना चाहिए। जी, सबसे ज्यादा नोकझोंक किससे होती थी आपकी? नोक झोंक तो सर एजन किसी से नहीं होती किससे आप दुश्मनी निकालते थे? नहीं नहीं सर, नोक झोंक किसी से नहीं हुई। इनफैक्ट मैं भी खुद भी लखनऊ से हूँ, और दिग्विजय भाई की तरह मेरे मामा जी भी आर्मी से रिटायर्ड कर्नल है, मेरे भैया भी हैं। तो जब ये फिल्म, और मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से, यहीं BNA से लखनऊ से पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो जब हम थिएटर में पढ़ते थे, और इनफैक्ट मतलब पॉइंट पे आते हुए कि इतना सब कुछ बैकग्राउंड आर्मी का होने के बावजूद भी, और इतनी सारी चीज़ों की पढ़ाइयाँ करने के बावजूद भी, इस कहानी के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। और 1 साल पहले, इस फिल्म के 1 साल पहले मैंने इसी कहानी पे एक नाटक किया था, जब किसी ने मुझे बुलाया उस नाटक का हिस्सा बनने के लिए। तो पहली बार मुझे इस कहानी के बारे में पता चला, और वो किस्मत का खेल कि 1 साल के बाद वापस से इतनी शानदार फिल्म में इतने कमाल के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो ट्रेनिंग करते समय एक ऐसा हो गया था कि जैसे हम सब खुद एक फौजी हैं और हम सब एक जो है प्लेटून में एक साथ काम कर रहे हैं। तो वो नोक झोंक, हंसी मजाक, वो खाने पीने में एक दूसरों के साथ मौज मस्ती, वो एक हिस्सा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, नोक झोंक किसके साथ हुई? वो तो सर सभी एक दूसरे के जो है क्या कहते हैं मजाक करते थे शाम को खाने की टेबल में बैठ के, कि ऐसा। सबसे ज्यादा मजाक करता था सर? सबसे ज्यादा मजाक करने वाले जो कुछ 1-2 हमारे साथ कैरेक्टर्स हैं, जैसे देवेंद्र भाई हैं, तो वो बाई नेचर बहुत मजाकिया किस्म के इंसान हैं कि उन्हें हंसते हुए सबके साथ जो है कुछ ना कुछ बातें करते रहना बहुत पसंद है। तो नॉट इन अ बैड वे, इन अ वेरी गुड वे, कि हम सब साथ में थे तो हमेशा हंसते रहते थे। मतलब एक ऐसी जगह पे वो लगता था कि हम सब एक परिवार के हिस्से हैं। हम एक्चुअली लगता था कि हम एक सब फौजी हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब वो जिंदगी हमारी हो गई थी, एक साथ टेंट में सोना, खाना पीना। यस सर। अब फरहान साहब, एक और लाइन है, तुम किसान के बेटे हो, जिंदगी भर अपने बाप दादा को लड़ते हुए देखा है, कभी सूखा तो कभी बाढ़ से जमीन के लिए लड़ना तुम सबके खून में है। इसकी आगे की लाइन है कि ये बात सिर्फ जमीन की नहीं, हमारे सरजमीन की है। तो जब आप इस तरह की लाइन बोलते हैं, मतलब ये इसके लिए क्या कोई प्रैक्टिस आपको करनी पड़ी, कुछ देखना पड़ा आपको? क्योंकि शैतान सिंह को जीना मुझे नहीं लगता इतना आसान था, क्योंकि जब उनकी कहानी पढ़ रहा था, आपके इंटरव्यू से पहले तमाम रिसर्च में कर रहा था, मुझे लगा नहीं कितना आसान था। टीजर देख के लगा कि आपने उसको जिया है, उनको जिया है। मैं सच कहूँगा आपसे, जब एक्टर्स के साथ हम बैठकर रीडिंग करते हैं, डायलॉग राइटर के साथ हम बैठकर रीडिंग करते हैं, और फिर रीडिंग के दौरान मतलब एक जो होता है एक सुर इंसान या एक्टर पकड़ लेता है, कि जब एक इंस्टिंक्ट जो कहते हैं, लगता है कि ये सही लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं कोई किसी चीज को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि इस मोमेंट में ज्यादा अंडरप्ले नहीं कर रहा हूँ, कि जिस तरह की वजन होनी चाहिए डायलॉग में, वो इस सीन में इस तरह से होनी चाहिए। और फिर जब आप सेट पर जाते, जो माहौल होता है सेट पर, सब कॉस्ट्यूम में है,
जो जिस तरह से सब आपकी तरफ देख रहे हैं, जो जवान है वहां पर खड़े हुए कि मतलब अब ऑफिसर साहब कुछ कहने वाले हैं, तो खुद ब खुद एक फीलिंग उसमें पैदा हो जाती है। और रेजी जो डायरेक्टर है वो बहुत अपने एक्टर्स को एक आज़ादी देते हैं, एक फ्रीडम देते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करना चाहेंगे। किसी भी सीन में मतलब यहाँ पर खड़े रहकर डायलॉग बोलो, ऐसी बात नहीं। मतलब अगर आप कहीं जाना चाहते हो, जब आप डायलॉग बात कर रहे हो, मूव करना चाहते हो, किसी के साथ सामने खड़े रहकर आँख में आँख देख कर एक डायलॉग बोलना चाहते हो, तो वो पहले ये सब देख लेते हैं कि आपको कैसे करना है। तो एज एन एक्टर आपको एक फ्रीडम मिल जाती है। बस उसी तरह से मैंने किया। जब आपने टीजर देखा और ये दोनों डायलॉग आपने देखे तो आपको लगा कि आप न्याय कर पाए उनके साथ? मुझे सिर्फ ये लगा कि जो मैं जिस चीज को मैंने पाने की कोशिश की थी परफॉर्मेंस के जरिए, वो हो सकता है मैंने वो पाया है। तो ये परफॉर्मेंस देखकर वो सही है गलत है, किस तरह से मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव होगा लोगों पे, वो तो ऑडियंस लोग। मगर एक बात है, हम एंकरिंग करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, उसके बाद खुद को पता लग जाता है यार ये बेहतर हुआ है। सर काश मैं भी आपकी तरह एंकर होता कि मैं समझ पाता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। मतलब उस वक्त में जिस तरह से कोई डायलॉग कहा गया है, वो उस वक्त के लिए सही लगता है। बिल्कुल। अगर आप मुझे किसी भी हमें वहां पर कल वापस ले जाएं और कहीं फिर से ये सीन करो, हो सकता है मैं अलग तरीके से करूं। उस वक्त वो सही लगा था, तो जब मैं देखता हूं तो उस नजरिए से ही देखना पड़ता है कि यार उस वक्त सही था। बिल्कुल। अब अगर भी थोड़ा खटक रहा है तो हो सकता है कि मतलब अब ठीक नहीं लग रहा, मगर उस वक्त तो ठीक लग रहा था। सर मैंने सुना कि बाहर से वॉर सीक्वेंस के लिए आपने कोई टीम हायर की थी जो बेहतर कर पाई, इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मेरे को ऐसी फिल्म बनानी है जो आज तक बनी नहीं है इंडिया में, वॉर सीक्वेंसेस। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। क्या लोग आए थे चेक रिपब्लिक से, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो ऑस्कर्स भी गई थी। बहुत ही बेहतरीन टीम है और काफी हार्ड वर्किंग टीम है। तो वहाँ से कुछ 6-7 लोग आए थे और जिस टाइप की फिल्म मैं बनाना चाह रहा था, ये ऐसी बैटल है जिसमें सिर्फ .303 राइफल्स, कुछ मोटार्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था। अब इसको आप बड़ी पर्दे पे लेके आओगे तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे आप? इसलिए मेरे को ऐसी टीम चाहिए थी जो बाहर से जो बहुत एक्सपीरियंस थी वॉर सीक्वेंसेस में, इसलिए मैं उनको लेके आया और उन्होंने बहुत कमाल का काम किया। अच्छा, तो उन्होंने बेहतर, मतलब ये हमारी फिल्म में प्राउडली बोल सकता हूँ, एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड वी आर एट पार विद देम। ओके, हिंदी मूवी एज फार एज द एक्शन सीक्वेंसेस आर कंसर्न्ड। ओके। फरहान साहब, एक और बड़ी बात है और ये है कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि ज़रूर आप पूछेगा, बतौर अभिनेता आप फिल्में कम क्यों कर रहे हैं? ज़्यादा फोकस आपका निर्देशन और निर्माण की तरफ है, मतलब एज ए प्रोड्यूसर की तरफ। सर मेरा मैं क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में। जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो बोल रहे थे कि यार तुम एक्टिंग के बारे में बहुत सोच रहे हो, डायरेक्शन के बारे में, राइटिंग के बारे में नहीं सोच रहे। थोड़ा बहुत मैं डायरेक्शन के बारे में सोचने लगा था और पूछा कि मैं एक्टिंग के बारे में नहीं सोच रहा। नहीं सच में मतलब सभी पब्लिक नॉलेज है। मतलब मैं वो फिल्म बनाने वाला था जीले जरा, वो कुछ 1-2 साल वो डिले हो गई, तो उसमें कुछ 2 साल ऐसी मेरे लाइफ के निकल गए इंतजार करते करते। तो उसके बाद रेजी से मुलाकात हुई, मैं ये फिल्म तो डॉन में अगले साल शुरू करूंगा। डॉन 3 पर काम कर रहे हैं। आपने रणवीर सिंह को इसमें ले लिया, शाहरुख खान साहब हैं या नहीं है? नहीं, रणवीर सिंह है ना, तो शाहरुख खान साहब ऐसे। अच्छा, नहीं है? नहीं। ओके ओके ओके। ये देखिए, ये खबर है, ये नहीं, ये सबको पता है, ये आखिर में आपने पहुंची। ओके ओके। आपकी पसंदीदा वॉर फिल्म कौन सी है? मेरी पसंदीदा वॉर फिल्म तो सेविंग प्राइवेट रायन, जो स्टीवन स्पीलबर्ग साहब ने बनाई थी, इज अ वंडरफुल फिल्म। और उसके अलावा है काफ़ी, ब्लैक हॉक डाउन इज अनदर फिल्म। तो ऐसी बहुत सारी वॉर फिल्में बनी। ओके, मैंने सुना कि आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई थी, आपको एक बार लगा कि एम्बुलेंस बुलाया जाए? नहीं, ये वहाँ पे थी जरूरत। हाँ जी, बिल्कुल। यस, बिल्कुल ये इनको जरूरत पड़ने वाली थी, पड़ी नहीं किसी को भी। हालांकि बस उनको थोड़ा सा वो अल्टीट्यूड की वजह से सिकनेस हो गया था। बट हाँ, नहीं, मुझे तो भगवान की दया से नहीं हुआ था। क्या अनुभव रहा सर आपका? बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सारी फिल्में कर ली मैंने, खासकर तो मैं मराठी में ज़्यादा फिल्में करता हूँ और कर रहा हूँ। बट ये फिल्म एक, जैसे सब ने कहा है अभी, कि एक तो जवानों पर और हिंदुस्तान के जो जवान हैं जो फ्रंट पे रहते हैं उनके बारे में एक फिल्म बन रही है, और ये 1962 की फिल्म है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और रेजी, फरहान, ओवरऑल वंडरफुल टीम टू वर्क विथ। एंड व्हाट कैन आई से, मतलब 120 यहाँ थे हम लोग, 121वें बहादुर मैं था जो
जो ब्रिगेड कमांडर का रोल कर रहा था, कमांडिंग द एंटायर ब्रिगेड, सो दैट वाज गुड फन और मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा ये काम करते करते। आप बताइए कैसा अनुभव रहा सर आपका? सर बहुत अच्छा अनुभव था। एक तरीके से बहुत सारी मेमोरीज थी आर्मी को लेकर, और एक अजम्पशन होता है कि ये जैसे बिहाइंड द सीन जो चल रहा होता है यूनिफॉर्म के अलग, मैंने बहुत लोगों को देखा है आर्मी वालों को, यूनिफॉर्म पहनने के बाद सिर्फ आप अज्यूम कर सकते हो कि लाइफ कैसी होती होगी वहाँ पर, तो वो मुझे थोड़ी बहुत जीने को मिली। तो ये एक्सपीरियंस अपने आप में लाइफ चेंजिंग है। और कुछ मोमेंट्स ऐसे बने वहाँ पर कि पहाड़ की चोटी पर आप ऊपर बैठे हुए हैं और दो लोग एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं, इतना वैक्यूम हो जाता है। तो उन मोमेंट्स में रियलाइज़ होता है कि हम तो यहाँ पर बहुत कंफर्ट में हैं, जब ये रियल में होता होगा और जब हुआ था तो क्या गुजरी होगी उन पर और किस तरीके से वो लोग लड़े होंगे। तो मेरे लिए फिल्म लाइफ चेंजिंग है फॉर श्योर। ठीक है, ये इंटरव्यू खत्म करना है, लेकिन फरहान 2-3 सवाल और हैं। हिंदी सिनेमा का कौन सा एक्टर है जो जवान के किरदार में आपको सबसे ज्यादा भरोसेमंद और विश्वसनीय लगता है? धर्म जी हकीकत में जब उन्होंने यूनिफॉर्म पहना था बहुत ही कमाल है। कई लोगों ने ये भी कहा कि बॉर्डर के बाद कोई इस तरह की फिल्म बहुत ज्यादा उतनी हिट नहीं हो पाई। सर मैं तो बॉक्स ऑफिस ट्रेंड पर मतलब मैं इतना देखता नहीं। बॉर्डर मतलब बहुत ही कमाल की फिल्म थी, बहुत मजा आया था उस फिल्म को देखने में जब रिलीज हुई थी वो फिल्म, तो बहुत चली भी थी। राइट, उसके बाद कौन सी फिल्म चली नहीं चली सर ऑनेस्टली मुझे अंदाजा नहीं। अच्छा, हिंदी सिनेमा का कौन सा एक्टर है जो अपनी छोटे छोटे किरदार को भी, छोटी छोटी बारीकियों को भी बहुत ध्यान से करता है बतौर निर्माता, अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो? एक जो एक्टर थे अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ रहे नहीं, वो थे इरफान खान साहब। ही वाज एब्सोल्युटली ही वाज वन ऑफ अ काइंड फॉर श्योर। मैं बहुत मेरा दिल था कि मैं उनके साथ काम करूं, और एक दो बार हम मतलब बहुत नजदीक भी आए थे काम एक साथ काम करने के, मगर हुआ नहीं। एंड आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट। फरहान साहब, आप गा भी लेते हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप अभिनेता भी हैं, पैसा बचा रहे हैं क्या? नहीं, मैं पैसा नहीं बचा रहा, उसके लिए रितेश को मुझे पैसे देने पड़ते हैं। रितेश सदवानी होते तो शायद इसका जवाब देते कि उनको कितना पैसा मिल रहा है। ओके, एक ऐसा कोई पहलू जो फिल्म करने के बाद आपका व्यक्तित्व बदला हो? मैंने मिल्खा के बारे में आपको बताया, डेफिनेटली उस फिल्म का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। कोई एक डायलॉग जो इस फिल्म का आप जो कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए, हालांकि दोनों ही मुझे बहुत पसंद आए, दोनों लोगों को भी पसंद आए होंगे, लेकिन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। ये पहला डायलॉग कौन सा था जो आपने सुना? मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। मेरे पिताजी ने कहा था वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं बलिदान भी मांगती है। अब ये मुझे आप कहें तो मैं ये स्क्रिप्ट दे सकता हूँ आपको। हाँ दीजिए, बिल्कुल। रीडिंग लाइसेंस भी दे दीजिए। मेरे पिताजी ने कहा था कि वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं बलिदान भी मांगती है। आज वो वक्त आ गया, मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। हाँ, तुम सब किसान के बेटे, जिंदगी भर अपने बाप दादाओं को लड़ते हुए देखा है, कभी सूखा से तो कभी बाढ़ से। जमीन के लिए लड़ना तुम सबके खून में, और यहाँ बात सिर्फ जमीन की नहीं, हमारे सरजमीन की है। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। मैं इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चलते चलते फरहान साहब की जो कोई बहुत अच्छी शायरी आपको लगती हो वो आप। मेरे खुद की अच्छी शायरी? हाँ, आप बोले कोई। अरे यार, ये जिंदगी ना मिली दोबारा से कर लें। हाँ, एंड लेट्स डेडिकेट इट टू द सोल्जर। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, रेजी साहब, और साथ ही आशुतोष जी, अंकित जी, दिग्विजय जी, विवान साहब, अजिंक्य जी, एजाज खान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया एनडीटीवी को वक्त देने के लिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं ये आप सबको कि ये फिल्म आपकी सुपर डुपर हिट हो। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं फरहान कि ऐसी फिल्में आप बनाते रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए। बहुत शुक्रिया। जी, 4 बार बहुत शुक्रिया।